हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख हो गई 1 सितंबर 2025, दिन सोमवार, और हम देखने वाले हैं यूपी बिहार के इस सप्ताह की ऐसी 25 सेलेक्टेड खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 50 सेकंड में एक नजर डालते हैं आज के इतिहास के उस यादगार पन्नों पर। चलिए आज के दिन इतिहास में दर्ज कुछ अहम घटनाओं पर नजर डालते हैं। 1947 में भारत ने आधिकारिक रूप से भारतीय मानक समय को अपनाया। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई और राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना। इसी वर्ष महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी के विलय से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। 1994 में उत्तरी आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने युद्ध विराम लागू किया और 1997 में साहित्यकार महाश्वेता देवी और पर्यावरणविद M. डर्सी मेहता को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थी आज से जुड़ी इतिहास की कुछ जानकारी। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें और अपने गांव, जिले, राज्य का नाम बताना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की उन बड़ी खबरों से जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश की जीरो पॉवर्टी योजना से 13 लाख से ज्यादा परिवार गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तो वहीं रायबरेली का बस स्टैंड अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है, जहां यात्रियों को LED स्क्रीन से तुरंत बस की जानकारी मिलेगी। इसी बीच यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 8 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और नोएडा को नया DCP मिल गया है। धार्मिक माहौल में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत आज देश भर में श्रद्धा के साथ रखा जा रहा है, जिसे मोक्ष और सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। लेकिन इस बीच यात्रा करने वालों को झटका भी लगा है। जम्मू जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तेज बारिश ने यूपी में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। किसानों की मेहनत से खड़ी फसल पानी में डूब रही है। वहीं सड़कों की बदहाली फिर सवालों के घेरे में है। गड्ढों से भरी सड़क ने एक छात्रा की जान ले ली। सीतापुर में टाइगर का आतंक फैला है। 40 से अधिक गांव दहशत में है। पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने 4 लोगों की जान ले ली और कई घायल हो गए। और सबसे चौंकाने वाली चर्चा, टिकटॉक की भारत वापसी की खबरें। जी हाँ, कंपनी ने गुड़गांव ऑफिस में भर्तियां शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, ये तो थीं शुरुआती झलकियां। आगे वीडियो में हम इन खबरों को विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब रुक करते हैं यूपी में भू समस्याओं से टलाडेंटे गरीबों की ओर। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो पॉवर्टी योजना ने पूरे 10 माह में 13 लाख से अधिक परिवारों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सफलता पाई है। इस अभियान में अब तक 3,72,052 परिवारों को लाभ मिल चुका है, जो वास्तव में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता बदल रहा है। हर ग्राम पंचायत से 25 सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर शुरुआत की गई और इन परिवारों को रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बहुआयामी सहायता दी जा रही है। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा 42,082 परिवार चिन्हित हुए। इसके बाद जौनपुर, सीतापुर, हरदोई और प्रयागराज का क्रम रहा। डेटा आधारित ट्रैकिंग और नियमित मॉनिटरिंग से योजना का प्रभाव और स्पष्ट हो रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2027 तक पूरा प्रदेश गरीबी मुक्त हो जाए, यानी साफ है। ये रूपांतरित भविष्य की दिशा है। आगे बढ़ते हैं रायबरेली की बसों को डिजिटल दुनिया में ले जाने की ओर। अब रायबरेली बस स्टैंड को डिजिटल पॉवर बनाया जाएगा। यहाँ एक LED स्क्रीनें लगाई जाएंगी, जिन पर बसों की समय सारिणी जुड़ी रहेगी और जानकारी मोबाइल पर भी मिलेगी। बिल्कुल रेलवे जैसी सुविधा। बछरावा, शिवगढ़ और सलोन जैसे डिपो में भी यही सुविधा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। PIS यात्री सूचना प्रणाली से जुड़कर बस की लोकेशन, रूट और परिचालक की जानकारी तुरंत मिलेगी। प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर के अनुसार इस कदम से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और समय की बचत होगी। ट्रांजिशन में बदलाव का असर जमीनी स्तर पर साफ दिखेगा। अब बस स्टैंड डिजिटल, सूचना तत्काल, इंतजार नहीं। जनता पूछ रही है, क्या यही है यात्रियों का नया सफर? इसी के साथ बढ़ते हैं यूपी में प्रशासनिक फेरबदल की ओर। यूपी में एक और प्रशासनिक परिवर्तन का ऐलान हुआ है। कुल 68 IPS अधिकारियों के उनका तबादला किया गया है, जिसमें डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को नोएडा का नया DCP नियुक्त किया गया है। साथ ही श्रद्धा नरेंद्र पांडे को कानपुर देहात का पुलिस कप्तान, राहुल भाटी को श्रावस्ती, नरेंद्र प्रताप सिंह को शामली, राम सेवक गौतम को मुरादाबाद,
अरविंद मिश्रा और घनश्याम चौरसिया को विजिलेंस लखनऊ और लखन सिंह यादव को अलीगढ़ की 28वीं वाहिनी पीएसी में सेना नायक बनाया गया है। इस कदम से साफ संदेश मिलता है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था में सक्रियता और चुस्ती लाना चाहती है। विशेषकर नोएडा जैसे संवेदनशील इलाके में नए डीसीपी की तैनाती पर सभी की नजरें टिकी हैं। अब सवाल यही है, क्या ये फेरबदल अपराध नियंत्रण और सुधार में कारगर साबित होगा? चलिए बढ़ते हैं परिवर्तनकारी एकादशी की धार्मिक आस्था की ओर। साल 2025 में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। इसे पद्मा या जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु शयनावस्था में करवट बदलते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसके पालन से सारे पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त के अनुसार एकादशी तिथि रात्रि से शुरू होकर अगले दिन प्रातः तक रहेगी। व्रती जन सुबह स्नान कर व्रत संकल्प लेंगे और दिन भर उपवास रखकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यानी साफ है, यह व्रत सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि जीवन के उत्थान का मार्ग माना गया है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में मौसम से लेकर राजनीति और अपराध तक कई घटनाएं सुर्खियों में हैं। जम्मू जाने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कानून व्यवस्था मजबूत करने के दावे कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बारिश से जगह जगह जल भराव और फसलों को नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। यानी अब सवाल यही है कि प्रदेश की जनता को राहत कब मिलेगी। इसी के उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बरेली, मुरादाबाद और आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर आवागमन मुश्किल हो गया है। किसानों की फसलें भी पानी में डूब गई हैं, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। अब सवाल यही है कि क्या यह बारिश राहत देगी या आफत बनेगी। इसी के साथ रुक करते हैं एक दर्दनाक हादसे की ओर। उत्तर प्रदेश में सड़क पर गड्ढे ने 8वीं कक्षा की छात्रा की जान ले ली। यह हादसा उसके पिता के सामने हुआ जब उनकी बाइक गड्ढे में फिसल गई। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही और सड़कों की बदहाली को उजागर करता है। यानी जनता पूछ रही है, आखिर कब खत्म होगा गड्ढों का आतंक। अब चलिए बढ़ते हैं सीतापुर की ओर, जहां इन दिनों दहशत का माहौल है। टाइगर आतंक से 40 से अधिक गांव के लोग भयभीत हैं। बीते दिनों 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। जंगल से निकलकर बाघ लगातार आबादी वाले इलाकों में आ रहा है, जिससे खेतों में काम कर रहे किसानों और महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा है। वन विभाग की टीम रात दिन गश्त कर रही है और पिंजरे लगाकर बाघ को पकड़ने की कोशिश हो रही है। गांवों में चौकसी बढ़ा दी गई है और लोगों को रात में घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। सवाल यही है, आखिर कब खत्म होगा ये जंगल का आतंक। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कठपुतली नगर से आई दर्दनाक घटना की ओर। एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग मलबे में दब गए और आसपास की इमारतें भी हिल गईं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत व बचाव दल ने मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआती जांच में फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। यानी साफ है, लापरवाही की कीमत मासूमों की जान से चुकाई गई। इसी के साथ बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की ओर। टिकटॉक भारत में वापसी को लेकर चर्चाओं में है। गुड़गांव स्थित कार्यालय में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है और इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब फिर से भारतीय बाजार में उतरने वाला है। साल 2020 में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब कंपनी नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वापसी होती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जनता पूछ रही है, क्या सचमुच टिकटॉक दोबारा धूम मचाने आ रहा है। अब चलते हैं कानपुर के कारोबारियों की मुश्किलों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के असर से अमेरिका को जाने वाला निर्यात ठप पड़ गया है। कंटेनरों की मांग गिर चुकी है और शिपमेंट पूरी तरह प्रभावित हो रही है। खासकर चमड़ा उद्योग और तैयार माल के निर्यातक व्यापारी सबसे ज्यादा
ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि ऑर्डर रुकने से हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिका में लगाए गए शुल्क ने भारतीय बाजार को गहरा झटका दिया है, यानी साफ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सीधा असर यूपी के व्यापार पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं सड़क सुरक्षा से जुड़ी नई पहल की ओर। उत्तर प्रदेश में अब नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है। पेट्रोल पंपों पर हेलमेट न पहनने वाले लोगों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त निगरानी में इस अभियान की शुरुआत हुई है। पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियम तोड़ने वालों को फ्यूल न दें। इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है। यानी जनता पूछ रही है, क्या इस सख्ती से लोग सचमुच हेलमेट पहनने लगेंगे? इसी के साथ बढ़ते हैं परिवहन विभाग की नई सौगात की ओर। प्रदेश में 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। यहाँ वाहनों की फिटनेस की जांच पूरी तरह मशीनों के माध्यम से होगी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और गाड़ियों की तकनीकी खामियां जल्दी पकड़ में आ सकेंगी। राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, वाराणसी और कानपुर में ये स्टेशन शुरू किए गए हैं। अधिकारियों का दावा है कि इससे सड़क सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। यानी साफ है तकनीक अब सड़क सुरक्षा की गारंटी बनने जा रही है। अब रुक करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। अफवाह फैल रही थी कि 31 अगस्त के बाद पेटीएम का यूपीआई बंद हो जाएगा। इस सूचना ने लोगों को परेशान कर दिया, लेकिन कंपनी ने साफ कहा है कि पेटीएम यूपीआई पर कोई रोक नहीं है। उपयोगकर्ता पहले की तरह लेन देन कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ था, लेकिन यूपीआई सेवा दूसरी बैंकों के जरिए चालू रहेगी। यानी साफ है ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है, पेटीएम यूपीआई चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं राजनीति की तरफ। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सीधा नेतृत्व देने के लिए लिया गया है। इस कदम से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या बीएसपी का यह फैसला उसे सत्ता तक पहुंचा पाएगा? चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से आई एक बड़ी कार्रवाई की ओर। भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने राजस्व निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह जमीन संबंधी काम के लिए रकम मांग रहा था। जाल बिछाकर टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलों में रिश्वतखोरी आम बात हो चुकी है। यानी साफ है योगी सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भ्रष्टाचार पर लगाम कसना आसान नहीं हो रहा। अब रुक करते हैं एक नई सौगात की ओर। उत्तर प्रदेश के एक और शहर में मेट्रो चलने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 16 किलोमीटर लंबे पहले कॉरिडोर के निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। मेट्रो संचालन शुरू होने से यात्रियों का सफर बेहद आसान और आरामदायक होगा। अनुमान है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी और लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा मिलेगी। यानी जनता पूछ रही है, आखिर किस शहर को मिल रही है ये मेट्रो की सौगात? इसी के साथ बढ़ते हैं देवरिया की ओर। यहाँ तहसीलों में राजस्व अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत है कि जमीन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए अधिकारियों द्वारा मोटी रकम ली जाती है। आम जनता अपने काम के लिए परेशान है और बार बार चक्कर लगाने पर भी न्याय नहीं मिल पा रहा। भ्रष्टाचार के कारण किसानों और गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। यानी साफ है तहसीलों की काली तस्वीर जनता के गुस्से को और बढ़ा रही है। अब चलते हैं गोरखपुर के गोरिया घाट गांव की ओर। यहाँ लंपी स्किन बीमारी ने मवेशियों को चपेट में ले लिया है। कई गाय और भैंस बीमार पड़ चुकी हैं और दूध उत्पादन घट गया है। पशुपालक चिंतित हैं क्योंकि इलाज पर खर्च बढ़ रहा है, लेकिन राहत नहीं मिल रही। पशु चिकित्सकों की टीम ने गांव में पहुंचकर टीकाकरण शुरू किया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि दवाइयों और वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अब सवाल यही है, क्या समय रहते इस बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा? आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है। इस मुलाकात को हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यानी साफ है भारत मालदीव रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसी के साथ रुक करते हैं एक और अहम मुलाकात की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। खास बात यह रही कि चीन ने इस बार भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को लेकर सख्त संदेश दिया। विश्लेषकों का मानना है कि यह कूटनीतिक स्तर पर भारत की बड़ी जीत है। यानी जनता पूछ रही है, क्या अब पाकिस्तान की आतंकी नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा? अब चलते हैं बिहार की ओर। पूर्णिया एयरपोर्ट अब विश्व विमानन मानचित्र पर दर्ज हो गया है। इसे IATA कोड
PXN मिल गया है और 2 सितंबर से टिकट बुकिंग भी शुरू होगी। स्थानीय लोगों के लिए यह बड़ी सौगात है क्योंकि अब सीधे हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को भी इसका बड़ा फायदा होगा। यानी साफ है, उत्तर बिहार के लिए यह एयरपोर्ट विकास का नया द्वार खोलेगा। आगे बढ़ते हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन की ओर। यहाँ से मुंबई, कटरा और पुरी के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत होगी। स्टेशन को आधुनिक बनाने पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें एस्केलेटर, लिफ्ट और वेटिंग लाउंज शामिल हैं। ट्रेनों के संचालन से उत्तर भारत के यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। यानी साफ है, रेलवे ने गोमती नगर को नया ट्रांजिट हब बनाने की ठान ली है। अब रुक करते हैं कूटनीति के अगले पन्ने की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन में आमंत्रित किया है। भारत की ओर से यह न्योता दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह आमंत्रण सफल रिश्तों का आधार बने तो एशियाई राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। यानी साफ है, भारत चीन रिश्तों में नई परतें जुड़ रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक दिलचस्प खबर की ओर। गूगल के एक इंजीनियर ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसकी सालाना तनख्वाह 2,52,00,000 रुपए थी। वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। ब्रेकअप। रिपोर्ट के अनुसार निजी जीवन में तनाव बढ़ने के कारण उन्होंने करियर से हटकर सुकून की राह चुनी। यह कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। यानी जनता पूछ रही है, क्या पैसा सब कुछ है या जिंदगी की खुशी सबसे बड़ी है? तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसीलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।